स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पर। मैं लक्ष्यकार श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी फिजिकल टेम्परेचर और प्रेगनेंसी पीरियड के बाद में, यानी शारीरिक तापमान और गर्भाधारण अवधि के बाद फिर प्रजनन चक्र के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिसमें 3 भागों में उनको बांटा गया था। एक तो यौनारंभ जिसे ऋतुमाना कहते हैं, और एक मध्यकाल और एक मध्य चक्र। तो आज हम पशुपालन सामान्य अध्ययन की क्लास 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नाड़ी गति एवं श्वास दर। यानी जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी जो डॉक्टर है हमारी नस को देख के, हमारी नाड़ी गति को देख के वो हर बीमारी का अंदाज़ा लगाता है। और उसी प्रकार से एक पशुओं में भी ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसमें ये पता चलता है कि पशु किस बीमारी से जूझ रहा है या किस नाड़ी गति से उसका पता। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न पशुओं में कितनी प्रति मिनट नाड़ी दर होती है और कितनी प्रति मिनट उनकी श्वास दर होती है। ओके, तो सबसे पहले गाय, यानी गाय की जो नाड़ी गति होती है, गाय की नाड़ी गति होती है वो होती है आपके 40 से 50 प्रति मिनट। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो श्वास दर है और जो नाड़ी गति दर है उनको हमेशा प्रति मिनट में ही जो है मापा जाएगा। ओके, तो इसका होता है गाय का 40 से 50 प्रति मिनट। और उनकी जो श्वास दर है उनकी 20 से 25 है उसकी श्वास दर होगी। भैंस की 40 से 45 भैंस की नाड़ी गति होगी, और उनकी जो श्वास दर होगी 15 से 18 प्रति मिनट। 15 से 18 प्रति मिनट की दर से उसकी श्वास दर चलती है, श्वास चलती है। आगे मैं बकरी की बात करूँगा। जो बकरी की जो नाड़ी गति है, बकरी की नाड़ी गति होती है 70 से 80 प्रति मिनट। और जो श्वास दर है 12 से 20 है जो श्वास दर है बकरी की होती है, और उनकी जो नाड़ी गति होती है वो है 70 से 80 प्रति मिनट। ओके, और आगे भेड़, यानी भेड़ की मैं नाड़ी गति की मैं बताऊं तो 70 से 80 इसकी भी होती है जो बकरी की होती है। यानी इन दोनों का इक्वल है, यानी समान है, लेकिन उनकी जो श्वास दर है वो अलग अलग होती है। जैसे बकरी की श्वास दर 12 से 20 है तो भेड़ की श्वास दर होगी 13 से 20। सिर्फ एक का फर्क पड़ता है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है। अब ऊँट की जो श्वास दर है, यानी ऊँट की श्वास दर है 28 से 32 उसकी नाड़ी गति है। और जो श्वास दर है इनकी अलग होती है, इनकी डिफरेंशियल होती है, एक समान से नहीं होती है, क्योंकि इनका जो ये एक डिजिटल एनिमल है, यानी एक मरुस्थलीय जो पशु है ये, तो इनकी दोपहर के बाद अलग होती है श्वास दर जब वो चलता रहता है। हम कह सकते हैं कि ऊँट है जो बिना पानी पिए भी रह सकता है, तो इसकी जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग होता है। तो ये मिनिमम उसकी जो है 5 से 7 होती है, लेकिन इसमें दोपहर के समय जो नून के समय, आफ्टरनून के समय, जो दोपहर के समय चेंज हो जाती है, यानी इसका कोई फिक्स नहीं रहता। दोपहर में तेज, हम कह सकते हैं दोपहर में तेज हो जाती है, दोपहर में तेज हो जाती है। अंतिम में बात कर दूंगा मुर्गी की जो नाड़ी गति है वो रहती है आपके 200 से 350 उसकी नाड़ी गति रहती है, और 15 से 30 उसकी श्वास दर रहती है। 15 से 30 उसकी श्वास दर रहती है। तो ये हो गया जो है नाड़ी गति। अलग अलग पशुओं में नाड़ी गति और श्वास दर की गति जो प्रति मिनट में उनको आंका जाता है। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस पशु की है और सबसे कम किस पशु की है। तो इसमें भी ये प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछ लें तो सबसे ज़्यादा जो है वो है गाय की।
यानी 15 से 20। ओके। और नाड़ी गति है वो है मुर्गी की सबसे ज़्यादा 200 से 350, और जो सबसे कम है वो है गाय की नाड़ी गति 40 से सबसे कम है ऊंट की जो 28 से 32 प्रति मिनट, और जो श्वास दर है सबसे ज़्यादा वो है गाय की, और सबसे जो कम है वो है ऊंट की। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो है नाड़ी गति श्वास दर जो है कैसे पता चलता है? इस पशु में ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया होती है जिसमें पता चलता है? धमनियों के मात्र से पता चलता है। तो मैं गाय की मैं बात करता हूँ, गाय भैंस की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गाय भैंस, यानी इनकी जो नाड़ी गति है वो कोक्सीजियली धमनी नाम से ये पता चलता है। कोक्सीजियल धमनी द्वारा, कोक्सीजियल यानी कोक्सीजियल जो एक धमनी होती है, कोक्सीजियल धमनी से ये पता चलता है। जो गाय और भैंस के अंदर जो नाड़ी गति होती है वो कोक्सीजियल धमनी से पता चलता है। उसी प्रकार गधा घोड़ा खच्चर, जैसे गधा घोड़ा खच्चर, इसमें जो नाड़ी गति का जो पता चलता है वो पता चलता है मैक्सिलरी धमनी जैसे द्वारा, मैक्सिलरी धमनी द्वारा पता चलता है, धमनी से। ओके, मैक्सिलरी धमनी से ये पता चलता है। जो गधे घोड़े और खच्चर जो उनकी श्वास दर होती है वो इन माध्यम से पता चलता है, जो धमनी होती है। ओके, और आगे जैसे भेड़ बकरी व ऊंट की मैं बात करूं, भेड़ बकरी जिसमें और इसमें हम एक सूअर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें पियर्स, तो ये जो है फेमोरल धमनी, ये फेमोरल धमनी द्वारा पता चलता है। फेमोरल धमनी द्वारा ये पता चलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जब ये श्वास दर और नाड़ी गति का जो एक क्वेश्चन आता है तो इसमें ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये धमनियां हैं, इस धमनियों में भी पूछा जाता है। जैसे गाय और भैंस में कोक्सीलियरी धमनी द्वारा जो है नाड़ी गति ज्ञात की जाती है, और खच्चा घोड़ा गदर जैसे पशु उनमें मैक्सिलरी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है, और उसमें भेड़ और बकरी जैसे सुअर उसमें फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे पशुओं के स्थान आकार के बारे में। जैसे किसी नए स्थान पर पशुओं के लिए जो आवासीय बनाने हेतु जो स्थान होता है उसमें कितने फीट की जगह होती है, प्रत्येक पशुओं को कितने जगहों की रिक्वायर होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसे मुख्यतः हम दो भागों में डिवाइडेशन करते हुए पढ़ेंगे। एक तो उसको मीटर स्क्वायर में जानेंगे, और दूसरा स्क्वायर फीट में जानेंगे कितनी जगह होती है। ओके, तो इसमें यह पता चलता है कि किसी पशुशाला को विकसित करने के लिए कितनी जगहों की रिक्वायर होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गाय होती है, गाय को जो मीटर स्क्वायर जो गाय का जो बंद क्षेत्र है, यानी इसको दो भागों में हम बांटेंगे। एक तो बंद क्षेत्र और एक खुला क्षेत्र, यानी बंद क्षेत्र में कितना जगह चाहिए और खुले क्षेत्र में कितनी जगह चाहिए, इसके बारे में। ओके, तो इसमें जो बंद क्षेत्र है, जो गाय के लिए बंद क्षेत्र है, उसमें हम 3.5 मीटर स्क्वायर की जगह की रिक्वायर होती है। 3.5 मीटर स्क्वायर की जो है रिक्वायर होती है, जो कि बंद क्षेत्र में होती है, और स्क्वायर फीट 20 से 30। जो पशुओं के अंदर है वो बंद क्षेत्र में 3.5 मीटर स्क्वायर, और जो बंद क्षेत्र में है 20 से 30 जो है स्क्वायर फीट के लिए जो है जगह की रिक्वायर होती है।
उसी प्रकार खुले क्षेत्र में जो खुले क्षेत्र में गाय के लिए 7.0 मीटर स्क्वायर की रिक्वायर होती है, जो कि खुले क्षेत्र में। और इसमें जो स्क्वायर फीट में जो खुला क्षेत्र की जो जगह की आवश्यकता होती है वो होती है 80 से 100 उसके खुला क्षेत्र में जगह होती है। उस प्रकार भैंस की मैं बात करूँ तो भैंस में 4.0 उसके बंद क्षेत्र में मीटर स्क्वायर में जगह होती है, जगह की रिक्वायर होती है। और जो स्क्वायर फीट में बंद क्षेत्र में उनके लिए जो है 25 से 35 के लिए रिक्वायर होती है। और खुला क्षेत्र में 8.0 और 80 से 100 जो गाय का जो खुला क्षेत्र है, उसी प्रकार से भैंस का भी 80 से 100 स्क्वायर फुट में खुला क्षेत्र की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गए गाय और भैंस के जो है रिक्वायर के आंकड़े, जो बंद क्षेत्र और खुला क्षेत्र में होता है। उसी प्रकार गर्भित गाय यानी जो प्रेग्नेंट गाय है, उसके लिए अलग स्थान के लिए जो जगह होती है बंद क्षेत्र में, वो होती है 12.0 मीटर स्क्वायर। और जो स्क्वायर फीट में वो होती है 100 से 120 जगह होती है। उसी प्रकार जैसे खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र में गर्भित गाय के लिए 12.0, इसमें भी 12.0 जो ये इसमें बराबर रहेगा 12.0, और इसमें भी 180 से 200। लेकिन बंद क्षेत्र में 100 से 120 था, लेकिन इसमें 180 से 200 जो कि सबसे अधिक तुलना में सबसे अधिक है। इसी प्रकार सांड की मैं बात करूं, सांड की भी गर्भित गाय के बराबर होती है 12.0 और 120 से 140 के मध्य स्क्वायर फीट बंद क्षेत्र में। और खुला क्षेत्र में इसमें भी 12.0 और इसमें 200 से 250 जो सांड श्रेणी में सबसे अधिक है। खुला क्षेत्र में जो रिक्वायर है वो है 200 से 250। और अंतिम में जो पशु आता है हिप्पर के बारे में, तो हिप्पर का जो बंद क्षेत्र में वो सिर्फ ओनली फॉर सबसे कम है अन्य पशुओं की तुलना में, वो है 2.0 और इसमें जो स्क्वायर फीट है बंद क्षेत्र में वो है 15 से 20। लेकिन खुले क्षेत्र के मैं हिप्पर की बात करूँ तो इसमें 4.0 और 50 से 60 है, 50 से 60 उसका खुला क्षेत्र में हो गया। तो ये इनके जो है पशुओं के स्थान हेतु जो आकार के जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं, जो जिसमें बंद क्षेत्र और खुले क्षेत्र में कितने मीटर स्क्वायर और कितने स्क्वायर फीट में उसको जो है डिवाइडेशन के रूप में कितने उनकी जगह की रिक्वायर होती है, वो बात है। पशुपालन सामान्य अध्ययन क्लास 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स बाकी रह गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं की जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, आर्टिफिशियल वेजिना के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब हुई और किसने की? तो इसकी जो शुरुआत है यानी कृत्रिम जो शुरुआत है कृत्रिम गर्भाधान की, कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में किया गया। 1777 में 1777 में प्रथम बार किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? ये लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा किया गया था। लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा किया गया।
नार्डो के द्वारा किया गया। यानी कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत हुई थी वो 1777 में लाफार्ज लियोनार्डो के द्वारा शुरू की गई थी। और प्रथम बार यानी भारत में ये और भारत की मैं बात करूं तो भारत में कृत्रिम गर्भाधान जिसे AIV हम के सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो भारत में जो प्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो डॉक्टर संपत कुमार द्वारा किया गया है। डॉक्टर संपत कुमार द्वारा किया गया 1939 में। संपत कुमार द्वारा किया गया वो क्या गया था आपके 1939 में। यानी ये तो विदेश की बात करूँ जबकि अपने भारत में डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कृत्रिम गर्भाधान जो है प्रथम बार किया गया था भारत के अंदर, वो किया गया था 1939 के अंदर। ओके, आप इसके शॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल विजन को वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल वेजिना को वीर्य संग्रहण यानी सिमम कंडक्शन वीर्य संग्रहण की उपयुक्त विधि और इसका जो तापमान है यानी वीर्य संग्रहण का भी जो उपयुक्त तापमान होता है वो क्या दर्ज किया गया था, वो कंपल्सरी है। जो तापमान है उपयुक्त तापमान, इसका उपयुक्त तापमान 39 से 41 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 102 से 106 होता है। 106 फ़ारेनहाइट होता है। और इसको कंडक्शन करने के लिए यानी इसका एकत्रीकरण करने के लिए वीर्य संग्रहण को एकत्रित करने के लिए जो कोण बनता है वो कोण 45 डिग्री का होना आवश्यक है। डिग्री का होना आवश्यक है। वीर्य एकत्रीकरण के लिए 45 डिग्री का एकत्रीकरण के लिए हेतु जो कोण है वो 45 डिग्री सेल्सियस का होना 45 डिग्री का होना जो है आवश्यक है। अब जो वीर्य है वो तरल नाइट्रोजन यानी माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस 196 सेल्सियस पर किया जाता है। वीर्य जो संग्रहण है वो तरल नाइट्रोजन यानी वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन
196 डिग्री जो है पर किया जाता है, डिग्री पर किया जाता है, किया जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस तकनीक को यानी वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसे दैट इज मीन क्रायो प्रिजर्वेशन, इस तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कि जब वीर्य तरल नाइट्रोजन होता है 90, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सेल्सियस पर होता है, तो वो होता है 190 डिग्री सेल्सियस पर। और इसको क्या कहते हैं, क्या इस विधि को क्या कहा जाता है, तो वो कहता है क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसे कहा जाता है। तो ये भी जो है पूछा जा सकता है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। लैब के अंदर जो है वीर्य जांच के लिए या सीमम चेकिंग के लिए जो 2 तत्व उपयोग में लिए जाते हैं, तो कौन कौन से वो तत्व है, यानी इसमें जो है सीमम उसके तनुकरण के लिए, यानी वीर्य तनुकरण के लिए, वीर्य तनुकरण हेतु एक युगल, यानी जो अंडे का पित्त कहा जाता है, जो येलो कलर का होता है, अंडे का पित्त, यानी ये हेतु जांच में की जाती है। एक तो अंडे का पित्त, एक युगल जिसे हम एक युगल भी कहते हैं, दूसरा फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल काम में लेते हैं, फ्रक्टोज व ग्लिसरॉल इसका उपयोग में लिया जाता है, जो वीर्य के तनुकरण के लिए जो जांच में किया जाता है। और मैं इसके अंतिम में पॉइंट, एक सांड द्वारा प्राकृतिक विधि से, यानी नेचुरल मेथड से, प्राकृतिक विधि से करीबन 100 गायों एवं कृत्रिम विधि से, यानी ये तो नेचुरल मेथड हो गया, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल मेथड है, यानी कृत्रिम विधि से 1000 गायों को गर्भित, प्रेग्नेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, तो एक सांड द्वारा प्राकृतिक विधि से मैक्सिमम मिनिमम 100 काउस को जो है प्रेगनेंसी किया जा सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो मेथड होता है, यानी प्राकृतिक विधि से करीबन 1000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। ओके, तो आज हमारा जो है सामान्य अध्ययन पशुपालन का चैप्टर खत्म हुआ, और कल हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, यानी हम कल बात करेंगे पशुओं की नस्लों के बारे में, द ब्रीड्स ऑफ एनिमल, इनके बारे में हम बात करेंगे और उनका डिवाइडेशन करेंगे, कितने प्रकार के पशु होते हैं और कितने उनकी जो क्या कैरेक्टर होते हैं, उनका उत्पत्ति स्थान यानी उनके ओरिजिन की हम बात करेंगे, और उनमें जो यूटिलिटीज़ की हम बात करेंगे कि या उनके दूध में कितना प्रोडक्शन होता है, कितने उनके जो है दूध में फैट्स पाए जाते हैं, यानी वसा पाई जाती है। ओके, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके ऊपर पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आगे से आगे शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।